हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 6। यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी पोटेंशियोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसकी जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय द पोटेंशियल मीटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जब हम लोग किसी भी सेल को किसी सर्किट के अंदर जो है कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और ये भी हम इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा जो सेल होता है इसमें दो प्लेट्स होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल किया हुआ होता है। तो और एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है इसको हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर जो करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है और इंटरनल सर्किट के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या करता है, इस करंट की मोशन को अपोज करता है। नॉर्मली जो करंट होती है वो चार्ज के फॉर्म में जो है वो मूव करती है। तो ये जो अपोजिशन होता है इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसकी वजह से कुछ एनर्जी जो है वो हमारे सेल के अंदर कंज्यूम भी हो जाती है। सो अभी हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है दैट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब कि हमने कितना जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसके अंदर ऐड किया हुआ है। इस मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट होता है, यानी कि जितनी बड़ी प्लेट का एरिया होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। और अगर हम लोग इसका पोलराइजेशन को, जो पोलराइजेशन अगर बढ़ जाएगा तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा है कि दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट की भी प्रोपोर्शन होता है, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी उतना इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 5 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है और नॉर्मली हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल आर जो है इसके लिए हमने इन पांचों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला जो है बना दिया है कि रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू CID अपॉन AT। अब जो इसके बाद हमारे पास में जो है कि हमने अभी जस्ट देखा कि जो इसकी एप्लीकेशन होती है पोटेंशियोमीटर की, वो हम उसकी मदद से, मतलब पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी भी प्राइमरी सेल का EMF जो है वो किसी भी प्राइमरी सेल का रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट करने वाले हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। सो सबसे पहले तो हमें सर्किट को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है हम पोटेंशियोमीटर इस रिस्पेक्ट में क्या किस तरीके से काम करता है वो जो है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सर्किट को समझने की कोशिश करी। अब हमारे पास में दो चीज़ें आती है, जो दो टर्म्स हैं, एक EMF होता है, दूसरा हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और अगर हमें सर्किट को क्लोज या ओपन करना है तो हम की यूज़ करते हैं। करंट के लिए हमने अमीटर लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है और इसमें जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके लिए हमने एक जो उसका EMF है उसको E से रिप्रेजेंट किया है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। जब हमारा सर्किट जो है ओपन रहता है तो दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, EMF कहते हैं। लेकिन जब हम इस सर्किट को की को क्लोज करने के बाद जब हम इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है जिसको हम V कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, और ये IR के बराबर होता है। और हम ये जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी करंट होती है वो टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस होती है। अब इस सर्किट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सेल है और उसका EMF हमारे पास E है, तो I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। R हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल हो गया। सो बेसिकली हम इन दोनों फॉर्मूलेज़ को, इसके बाद हम क्या करते हैं
कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको जो है एक रिलेशन आता है आई आर प्लस आई कैपिटल आर इक्वल टू ई। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से जो है हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आई आर जो है हम जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज होता है, तो इसलिए हमने इसको वी से रिप्लेस कर दिया। और आई की वैल्यू जो है ओम्स लॉ से, आई की वैल्यू ओम्स लॉ से वी अपॉन आर होती है, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला जो इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए बन जाता है वो ई माइनस वी अपॉन बी इंटू आर हो गया। आर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ई एम एफ ऑफ सेल हो गया, वी हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया। सो बेसिकली ये तो हमें समझ में आ गया कि इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब टर्म्स क्या हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 2 सर्किट्स होते हैं। ये भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला जो सेल सर्किट है उसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं। और ये जो टोटल ए बी लेंथ है वो पोटेंशियोमीटर की जो 10 मीटर लेंथ होती है वायर की, जिसको हमने 10 राउंड्स में इसको अकोमोडेट किया हुआ होता है, वो लेंथ हो गई। उसके बाद जो हमने इसके प्राइमरी सर्किट के अंदर जो सेल का इस्तेमाल किया है उसका जो EMF है उसको हम EP से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे 1-2 कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, K1 और नीचे जो वाला सर्किट है उसके अंदर हमें K2 करना है। और ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया। अब हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट क्या है। सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमने क्या किया है, सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमने एक अगेन जो है सेल लगा दिया है। और इस सेल का जो हमारा EMF है वो E है, और इसको हमने रेसिस्टेंस बॉक्स और दूसरी की K2 के साथ में कनेक्ट किया गया है। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस बॉक्स होता है वो किस तरीके से होता है। इसके अंदर रेसिस्टेंस बॉक्स में इस तरह से एक बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स, और उसके ऊपर इस तरह से की लगीज होती हैं। जब आप एक पर्टिकुलर की को जब रिमूव करेंगे तो वो की इतना रेसिस्टेंस उस सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। एंड इसमें आपको इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें 2 स्टेप्स के अंदर जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो हम अपना नीचे जो हमारे पास में जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज़ कनेक्टेड ए प्राइमरी सर्किट विद द सेल EP, एंड उसमें रियोस्टेट लगा हुआ है, और एक की जो की है वो की1 लगी हुई है। और जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसमें जो है दूसरा हमारे पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसको हमने एक रेसिस्टेंस बॉक्स और दूसरी की K2 के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ये ध्यान में रखें कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं दोनों के, वो हमेशा A पॉइंट के साथ में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये हमारे लिए जो सर्किट बनाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम उस अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा और दूसरा ये होता है सर्किट में, वापस आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा सेल है प्राइमरी सेल, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तो हमने A से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल में गैल्वेनोमीटर और एक जोकी को यूज़ किया है। अब हम इसकी क्या करते हैं, वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग में क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है जब आप इस सर्किट को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाली जो की है वो ओपन रखनी है, मतलब K2 जो की है उसको आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है, K1 की को क्लोज़ करना है। जब आप K1 की को क्लोज़ करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारी करंट है वो यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक पहुँचेगी। इसमें रेसिस्टेंस बॉक्स हमारा इंक्लूड अभी नहीं हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, इस जोकी को स्लाइड करते हैं इस तरीके से। जब हम जोकी को स्लाइड करते हैं तो हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, और उस बैलेंसिंग लेंथ को हमने क्या किया, E1 से डिनोट किया है। और हम ये भी जानते हैं कि ये बैलेंसिंग लेंथ जो है इस सेल के EMF के लिए होगी, और इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख लिया है कि जो E जो है वो बराबर होता है X इंटू L1 के बराबर होगा। X इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इस सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस K2 को, जो हमारी K2 की है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। जैसे आप K2 की को क्लोज़ करोगे, एक बार हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जैसे आप इस
K2 की को क्लोज करोगे तो हमारी जो है ये रेसिस्टेंस बॉक्स में जो रेसिस्टेंस है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक पोटेंशियल ड्रॉप जो है प्रोड्यूस होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप को हमने V से इंडिकेट किया है। अगेन आपको क्या करना है, जो कि को आपके पीछे क्या करना है, स्लाइड करना है और ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन को ऑब्टेन करना है। जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन होगी वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ होगी और वो बैलेंसिंग लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, L2 से डिनोट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, XL2 हो गया। तो हमारे पास में दो रिलेशन आ रहे हैं। अब अपने जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको हम अपने इसके अंदर देख सकते हैं, वर्किंग में आप समझ सकते हो। जैसे हमने इनिशियली देखा था कि जब हमने की को जो है फर्स्ट K1 की को तो हमने क्लोज़ किया था और K2 को ओपन रखा था। तो जो हमारा सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है उसका E इज़ इक्वल टू जो है XL1 आ गया था। अब हमने इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया था, जब हमने K2 को क्लोज़ किया था तो V इज़ इक्वल टू IR हो गया। और पोटेंशियल का जो दूसरा फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है। उसके बाद में हमें इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ये फॉर्मूला हमने जस्ट पढ़ा था कि R इज़ इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो E माइनस V अपॉन V इंटू R होता है। E की वैल्यू हमने XL1 रखी और ये है XL2 रखी और XL2 और उसके बाद में X कॉमन लेकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास में फॉर्मूला आने वाला है इंटरनल रेसिस्टेंस का, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। और बैलेंसिंग लेंथ निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो है एक वुडन स्केल लगा होता है जिससे हम दोनों कंडीशन में, जब L1 जब हम निकालते हैं जब K1 को क्लोज़ किया जाता है और L2 तब निकालते हैं जो K1 और K2 दोनों क्लोज पोजिशन में होती हैं। और ये जो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस जो ये हमारा जो हमारा कैपिटल R है, कैपिटल R हमारे जो है रेसिस्टेंस बॉक्स से जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें हमारे पास अगर नोन है और इन वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उस गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू सेल। और हम लोग जो है नॉर्मली अपनी कन्वीनियंस के लिए जो रेसिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है उसको 1 ओम से लेकर 10 ओम तक ही रखते हैं, ज़्यादा कम या ज़्यादा वैल्यू हम नहीं लेते हैं। सो इसके साथ ही जो हमारी पोटेंशियोमीटर की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल जो है किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, वो हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।